आप सभी लोगों को नमस्कार। तो चलिए शुरू करते हैं एडवांस्ड अप्रोच सीरीज का लेक्चर नंबर 3। हम लोगों ने अभी तक 2 लेक्चर्स को कंप्लीट कर चुका है, जिसमें लेक्चर 1 में हमने 5 क्वेश्चंस स्टार्ट किए थे, फिर हमने उसके बाद आगे स्टार्ट किए। टोटल 10 क्वेश्चंस हमने अभी तक गेट के पीवाईक्यू क्वेश्चंस पर फोकस कर चुका है। अब हम अपने लेक्चर नंबर 3 में नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो, हमेशा मेरा कहने का मतलब यही है कि जब आप ये सीरीज कर रहे हो, जब क्वेश्चंस देख रहे हो, तो आपको क्वेश्चन से मिलते जुलते कॉन्सेप्ट भी रिवाइज करने हैं। सिर्फ क्वेश्चन देखकर वहां पर आंसर तक नहीं पहुंचना है। तो आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के साथ। तो क्वेश्चन पहले ध्यान से पढ़िएगा। आप यहां पर क्वेश्चन को पढ़ के क्या क्या बातें समझ में आ रही है उसको नोट डाउन करो, थोड़ा सा हाईलाइट करो। जब आप एक सवाल पे समय बिताओगे तो आपको धीमे धीमे कॉन्सेप्ट समझ में आना शुरू हो जाएंगे और आपसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चंस लगना भी शुरू हो जाएंगे। सवाल ये कह रहा है द मेजर प्रोडक्ट पी फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन। आपको यहां पर मेजर प्रोडक्ट पी बताना है, ठीक है। तो ये जो आप पी प्रोडक्ट बताओगे उसके सामने आपके सामने यहां पर रिएजेंट लिखे हैं। देखो क्या होता है, जनरली आप लोगों ने एग्जाम्स में बहुत सारे क्वेश्चंस देखे होंगे पीवाईक्यू के, तो वहां पर रिएजेंट लिखने के तरीके पर ही ध्यान देना है ना। जब आप रिएजेंट लिखने के तरीके पे ध्यान दोगे तो आपको वहां से बहुत सारी बातें समझ में आएंगी। कभी कभी आपको यही समझ नहीं आता कि इसमें 1 रिएजेंट है, इसमें 2 रिएजेंट है, या इसमें 3 रिएजेंट है, या फिर टेम्परेचर की अगर कंडीशन है तो वो टेम्परेचर की कंडीशन क्यों दे रखी होगी। ये सारी बातें आपको धीमे धीमे क्वेश्चंस के थ्रू समझ में आना शुरू हो जाएंगी। सबसे पहले रिएजेंट लिखने का तरीका यहाँ पर जरा ध्यान से देखो। सबसे पहले तो आपको डराने के लिए ये भी लिखा हुआ है 1.05 इक्विवेलेंट, जिसका कोई सेंस नहीं निकल रहा। 1 इक्विवेलेंट भी सीधा लिख सकता था, लेकिन आप यही ज्यादातर खो जाओगे पहले तो, ठीक है। फिर आपके सामने साफ साफ समझ में आ रहा है एलडीए, है ना। एलडीए आपको पता है हिंडर्ड बेस होता है, नॉन न्यूक्लियोफिलिक बेस होता है। ये सारी बातें आपको बहुत अच्छे से पता ही है। बाकी टीएचएफ एज अ सॉल्वेंट वर्क कर रहा है। हाँ, इस टेम्परेचर को देखकर -78 डिग्री सेल्सियस को देखकर आप बोल सकते हो ये एक लो टेम्परेचर की कंडीशन है। और फिर एलडीए भी है, तो कहीं ना कहीं आपको यहां से थोड़ा सा सबस्ट्रेट को देख के हिंट मिलना चाहिए। एलडीए क्या है आपके पास? बेस, और बेस दुनिया में क्या करने आया है? H+ खाने आया है। तो हमेशा ये वो बेस खाएगा जहां पे हिंड्रेंस कम हो, क्योंकि ऑलरेडी इसके पास एक हिंडर्ड सा पार्ट है, बहुत बड़ा सा पार्ट है, तो ये वहां पर उस H को एक्सट्रैक्ट करना चाहेगा। अगर मैं दोनों में बात करता हूं, जैसे एक H मेरे पास यहां पर है और मान लो एक H मेरे पास यहां है, तो बताइए किस H को ये खाना चाहेगा? तो आप बोलोगे सर इस H को खाना चाहेगा क्योंकि यहां पर हिंड्रेंस कम है। तो हम एक तरह से ये भी कह सकते हैं यहां पर टेम्परेचर भी कम है, तो कहीं ना कहीं आपके पास यहां पर नेगेटिव आएगा। मतलब इस H+ को जब आप हटा दोगे यहां पर आपके पास नेगेटिव आ जाएगा। तो आपके पास जो प्रोडक्ट बनने जा रहा है आपको इतना समझ में आना चाहिए, काइनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट, है ना, या फिर केसी लिख सकते हो सीधा। 2 तरह के प्रोडक्ट होते हैं, एक होता है थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड और एक होता है काइनेटिकली कंट्रोल्ड। इनोलेट केमिस्ट्री के बेस पर ये सवाल है। अगर मैं आपको यहाँ पर कॉन्सेप्ट्स बता रहा हूं तो ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स कहीं ना कहीं इनोलेट केमिस्ट्री से संबंधित है, ठीक है। उसमें आपने एलडीए भी पढ़ा होगा, उसमें आपने काइनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट के बारे में भी देखा होगा, उसमें अब आपको पता है आगे करना भी क्या है। तो जब आपके पास जैसे ही यहां पर नेगेटिव आ जाएगा, ये H+ किसने हटाया? ये H+ बेस ने हटाया। जैसे ही H+ हटाया यहां पर नेगेटिव आया। अब आपको यहां पर ये चमक रहा होगा, ठीक है। एक तो सेंटर आपके पास यहां पर ये है और एक सेंटर आपके पास यहां पर ये है। सीधी सी बात है, नेगेटिव बना है मतलब कि आपने न्यूक्लियोफाइल जनरेट किया है। बात समझ में आ रही है एकदम अच्छे से? आपने न्यूक्लियोफाइल जनरेट किया है। तो पहली बात तो यहीं से अटैक होगा, तो इसका मतलब CH3 वाले पे तो कोई ग्रुप आ ही नहीं सकता। तो अगर मैं ऑप्शन देखना स्टार्ट कर रहा हूं तो ऑप्शन में हमारे पास ऑप्शन नंबर C और ऑप्शन नंबर D तो अपने आप कैंसिल हो रहे हैं, क्योंकि CH3 वाला H तो हम हटाएंगे नहीं, क्योंकि यहां पर काइनेटिकली कंट्रोल प्रोडक्ट बन रहा है। तो CD ऑप्शन तो अपने आप हट गए। एग्जाम में आपको हमेशा ऑप्शन के साथ गेम भी खेलना है। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन करने के चक्कर में इतना खो जाओगे कि ऑप्शन भी नहीं देख रहे, ऐसे बहुत बड़ी गलतियां हो जाएंगी। फिर आप कंफ्यूज होगे, जब बाद में ऑप्शन देखोगे आपसे ऑप्शन मैच नहीं करेगा। तो चीजों को साथ साथ देखते हुए चलोगे तो और आसान बन जाएगा। अब आपके पास ये जो नेगेटिव वाला पार्ट है, आप बताओ क्या इस डबल बॉन्ड के Br पर अटैक करेगा या यहां पर अटैक करेगा? तो आपको पता है यहां पर सिंपली इस जगह पर अटैक करके इस Br को बाहर कर देगा। तो अब आप चेक कर लो,
यहाँ पर CH2 आएगा, तो देखो यहाँ पर CH2 नहीं है क्योंकि दो ही ऑप्शन है, और देखो इस वाले केस में CH2 है, तो आप बोलोगे ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। देखो सिंपल सी बात समझो, यहाँ पर इस क्वेश्चन से आपको क्या क्या चीजें बहुत अच्छी आनी चाहिए। सबसे पहले आपको जानकारी होनी चाहिए यहाँ पर बेस के बारे में बहुत अच्छे से, कौन सा बेस हिंडर्ड होता है, कौन सा बेस नॉन हिंडर्ड होता है, कौन सा न्यूक्लियोफिलिक बेस होता है, कौन सा नॉन न्यूक्लियोफिलिक बेस होता है, टेम्परेचर की कंडीशन से किस तरीके से थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड और काइनेटिकली कंट्रोल्ड दोनों ही प्रोडक्ट गवर्न होते हैं। और ये जो दोनों ही टॉपिक हैं ये आपको इनोलेट केमिस्ट्री में सीखने को मिलने वाले हैं, और मैंने YouTube पर लेक्चर्स दे रखे हैं, वहां पर मैंने सिखा भी रखा हुआ है, जहां पर इस लेवल के सवालों में बहुत अच्छे से आसानी हो जाएगी। उसके बाद सिंपल आपके पास आप यूं कह सकते हो एक एसएन रिएक्शन है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन टाइप है, जहां पर ये न्यूक्लियोफाइल यहां पर इस पॉजिटिव सेंटर पर अटैक करके Br को बाहर कर रहा है, और आपका ऑप्शन नंबर बी आ जा रहा है। तो इतना टिपिकल क्वेश्चन नहीं है, और इनोलेट केमिस्ट्री का वेटेज भी एक अच्छा खासा होता है जहां से क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, क्या बात समझ में आ रहा है? बोलिए, पहला क्वेश्चन एकदम अच्छे से क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको दिक्कत है तो आप कमेंट वगैरह कर दोगे तो मुझे टाइम मिलेगा, मैं उसका रिप्लाई भी कर दिया करूंगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अपने पास है 12। देखो एक्चुअली रिकॉर्डेड सेशन का जो कारण है वो यही है, लाइव में अपना टाइम ज्यादा वेस्ट होता है, जो अपना 1 घंटा वेस्ट होता है उसी को हम आधे घंटे में या ऑलमोस्ट 15 to 20 मिनट्स में क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। 5 क्वेश्चंस को मैं लेके चल रहा हूं। ठीक है, तो टाइम भी बचेगा आपका कंसंट्रेशन भी थोड़ा सा यहाँ पर बढ़ेगा, क्योंकि लाइव में थोड़ा सा कंसंट्रेशन कम हो जाता है, कहीं ना कहीं बहुत सारी बातें भी करनी पड़ती हैं, वहां पे कमेंट वगैरह भी करते रहते हो, तो बहुत सारी चीजें, और फिर आप भूले भटके कहीं ना कहीं भागते रहते हो इधर से उधर। कम से कम ये तो है, जब आप इस लेक्चर को देख रहे होगे तो एकदम एक जगह पर ही बैठ के आप सारी चीजें कंप्लीट कर रहे होंगे। आइए इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं। द मेजर स्टीरियो आइसोमर, तो देखो बात को समझो, इस क्वेश्चन में स्टीरियो आइसोमर बोल के जानबूझ के आपको डराया गया है। मतलब यहाँ पर स्टीरियोकेमिस्ट्री का ऐसा इतना ज्यादा रोल नहीं है, लेकिन मैंने आपको बोला था अगर आप एक बार एडवांस पोर्शन में जा रहे हो तो सबका मालिक एक है जिसका नाम है स्टीरियोकेमिस्ट्री। अगर वो आपको नहीं आती है तो कहीं ना कहीं आप क्वेश्चन से अपने आप पीछे हट जाओगे, पीछे अपने आप हट जाने वाले हो, बहुत दिक्कत हो जाती है उससे। ठीक है, वैसे ऐसा यहाँ पर इतना बड़ा रोल नहीं है। अब देखो आपके पास ये सबस्ट्रेट है, देखो जब भी आपके पास साइक्लोहेक्सेन आए, देखो मेरी बात को बहुत ध्यान से समझना, जब भी आपके पास साइक्लोहेक्सेन आए तो आपकी कोशिश हमेशा ये रहनी चाहिए साइक्लोहेक्सेन की चेयर फॉर्म बनाकर ही क्वेश्चन करना चाहिए। क्या बात समझ में आया? मुझे यहां पर साइक्लोहेक्सेन दिख रहा है, मुझे 2 ग्रुप दिख रहे हैं, एक टर्बुटाइल ग्रुप दिख रहा है और एक ऑक्सीजन एपॉक्साइड का फॉर्मेशन दिख रहा है। सामने PH3P और I2 है, बाकी तो सॉल्वेंट है, और ये H2 तो आप कह सकते हो वर्कअप के काम आने वाला है। ठीक है, अब सबसे पहले तो आप इस बात से, इस सवाल से यही समझना है कि जब भी आपके पास साइक्लोहेक्सेन आ जाए तो आपको चेयर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। चेयर फॉर्म में कन्वर्ट करके जो स्टीरियोकेमिस्ट्री आपको यहां दिखा रखी है वही स्टीरियोकेमिस्ट्री आपको वहां पर बनानी है। तो सबसे पहले तो आपको कन्वर्जन आना चाहिए बहुत अच्छे से, किस तरीके से आप एक इस स्ट्रक्चर को चेयर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। बढ़ा जाए कि आगे, तो देखो मैं चेयर फॉर्म में कन्वर्ट करता हूं। मान लो अगर मैं यहां पर चेयर फॉर्म में आप लोगों के सामने कन्वर्ट करूंगा तो मैं इस कलर से करता हूं। ठीक है, यहां पर ये आपके पास चेयर है। ठीक है, चेयर फॉर्म में सिंपल सी बात पता ही है आपको। अब देखो जो टर्बुटाइल ग्रुप होता है उसको हम जनरली इस जगह पर ही रखते हैं और इस तरीके से इक्वेटोरियल ही रखते हैं। ये एक स्टैंडर्ड कंडीशन है जो कि मैंने आपको रिएक्शन मैकेनिज्म के टाइम पर भी बता रखी थी। ठीक है, चेयर फॉर्म बनाकर टर्बुटाइल ग्रुप को इस तरीके से इक्वेटोरियल पोजीशन पर ही रखते हैं। अब आप खुद देखो, जो स्टीरियोकेमिस्ट्री इसकी है वही स्टीरियोकेमिस्ट्री इस एपॉक्साइड के फॉर्मेशन की है। मतलब एक कार्बन छोड़कर यहां से और 2 कार्बन यहां से, तो अगर आप एक कार्बन यहां से छोड़ रहे हो तो 2 यहां से छूटेंगे। तो इसका मतलब आपके पास यहां पर जो एटम आएंगे वो कौन कौन से 2 एटम आएंगे, तो देखना एक एटम तो इसके साथ जोड़ना है आपको ऑक्सीजन, और एक इसके साथ जोड़ना है। अब आप दिमाग लगाओ थोड़ा सा कि जब आपने इक्वेटोरियल स्टैंडर्ड कंडीशन में इस टर्बुटाइल ग्रुप को रखा, भारी भरकम वाला ग्रुप होता है, इसको रखने का कारण क्या होता है? इस भारी भरकम ग्रुप को रखने का कारण क्या होता है? ताकि चेयर फॉर्म जो होती है उसकी फ्लिपिंग खत्म कर दें। तो यहां पर इसकी फ्लिपिंग खत्म हो चुकी है, मतलब एक्सियल पोजीशन इक्वेटोरियल में कन्वर्ट नहीं हो पाएगी और इक्वेटोरियल पोजीशन एक्सियल में कन्वर्ट नहीं हो पाएगी। इसी वजह से ये कहीं ना कहीं टर्बुटाइल ग्रुप यहां पर लगाया जाता है। अब देखो ये ऊपर की तरफ जा रहा है और ये दोनों की स्टीरियो सेम थी, तो कहीं ना कहीं मैं ऑक्सीजन को भी इस तरीके से लगाऊंगा। देखना जरा ध्यान से,
इस तरीके से मैं ऑक्सीजन लगाने वाला हूं। क्या इतनी बात आपको समझ में आ रही है? अगर आप इसको इसमें कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं इसमें आपकी स्टीरियोकेमिस्ट्री का रोल है और किसी का रोल नहीं है। ये चीज तो सबसे पहले आनी चाहिए। ऐसे सवाल देखकर आपको उसको चेयर फॉर्म में कन्वर्ट करना आना चाहिए, तो चेयर फॉर्म में हमने कन्वर्ट कर दिया है। अब आपका दिमाग लगेगा रिएजेंट को लेकर। अभी रिएजेंट की हमने कोई बात नहीं की है। बोलिए इतना समझ में आया? तो अगर मैं बताऊं तो देखो यहां पर आपके पास एक्सियल पोजीशन फ्री है और यहां पर आपके पास इक्वेटोरियल पोजीशन फ्री है। बात समझो? अरे क्योंकि यहां पर हमने इसकी कौन सी पोजीशन ली, एक तरीके से इक्वेटोरियल, तो यहां पर एक्सियल फ्री है और यहां पर हमने एक्सियल पोजीशन इसकी ली है, तो यहां पर कौन सी फ्री है, इक्वेटोरियल। बात समझ में आ रही है? दिस इज एक्सियल हाइड्रोजन और दिस इज इक्वेटोरियल हाइड्रोजन। अब pH3p है तो सिंपल सी बात आपको साफ साफ दिख रही है, ऑक्सीजन पे लोन पेयर है, फास्फोरस के पास वैकेंट ऑर्बिटल है। तो कहीं ना कहीं अगर रिएक्शन करवानी ही हो तो कैसे करवा सकते हो? देखो यहां पर आपके पास क्या है, PH3P और यहां पर है ऑक्सीजन पे लोन पेयर, तो यहां पर कुछ ऐसा जाएगा इस तरीके से, ये वाला एरो, तो ये आ जाएगा O+PPS3। आ सकता है क्या? बिल्कुल आ सकता है। जब ये O+PPS3 आएगा, बात को समझिएगा जरा ध्यान से, बहुत अच्छे से समझते चलिएगा। एक एक कॉन्सेप्ट को जब आप बहुत अच्छे से बारीकी से समझोगे तब जाके आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इंटरेस्ट लगेगी, ठीक है? तो यहां पर क्या जाएगा आपके पास, यहां पर आपके पास ऐसा जाएगा OPPH3 और यहां पर आ जाए ऑक्सीजन पर आ जाएगा प्लस, है ना? और ये क्या कर दिया मैंने, ऐसी गड़बड़ होती रहती है, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं, देखा होगा यार। तो मैं यहां पर कर देता हूं PH3 और यहां पर जाएगा ऑक्सीजन पर प्लस, ठीक है? अब आपके पास यहां पर क्या है, I2। अब आपके पास यहां पर क्या है, I2। तो सिंपल सी बात है, यहां पर I- का अटैक होगा और जो I- यहां पर अटैक प्रेफर करेगा वो कौन सा अटैक प्रेफर होता है, हमेशा आपको पता ही होगा, एक्सियल अटैक प्रेफर होता है। तो बस अब आप मुझे बताओ, यहां तो आपके पास इक्वेटोरियल था और यहां पर आपके पास एक्सियल फ्री था, तो यहां पर ये इस तरीके से यहां पर अटैक करेगा, ये वाली बॉन्ड यहां पर ऊपर चली जाएगी और लास्ट में आपको वर्कअप के लिए वाटर दिया है तो इस वाले ग्रुप को पूरा का पूरा गायब कर दो। तो जब आप इसको बनाओगे, देखो एक ही स्टेप में मैंने सारी चीज समझा दी है, जब आप इसको बनाओगे तो यहां पर आपके पास OH आ जाएगा, यहां पर आपके पास आयोडीन आ जाएगा और ये वाला ग्रुप एज इट इज ऐसा ही लगा रहेगा। अब बस आपको दोबारा से इसको इनमें कन्वर्ट करना है। या तो आप सबसे अच्छा एक काम कर लो, इसको डायरेक्ट ही कन्वर्ट कर लो और फिर मैच कर लो, या फिर इसी के साथ मैच करो। देखो ये वाला जो ग्रुप है, जरा ध्यान से देखना, ये वाला जो ग्रुप है ऊपर की तरफ है और ये वाला ग्रुप क्या है, नीचे की तरफ है। मतलब बोले तो सर अगर बीच से एक लाइन खींचा करते हैं तो उससे हमें सिस ट्रांस का फंडा समझ में आता है। तो ये एक दूसरे के ट्रांस है, मतलब जो स्टीरियोकेमिस्ट्री इसकी रही होगी उसके जस्ट अपोजिट में इसकी होनी चाहिए। तो देखो टी व्यू की सबकी स्टीरियोकेमिस्ट्री ऊपर की तरफ है, तो आयोडीन एक कार्बन छोड़कर नीचे की तरफ होना चाहिए। तो बताओ कैसे, किस में देख सकते हैं, एक कार्बन छोड़ के आयोडीन नीचे की तरफ होना चाहिए। यहां तो OH आ गया, एक कार्बन छोड़ के आयोडीन, देखो यहां पर नीचे की तरफ दिखाई रहा है और यहां पर, तो हम बोलेंगे ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। खत्म हो गया। अरे आप खुद बना लो ना यार, जब इसका बनाओगे तो यही बनेगा और कोई ऑप्शन नहीं बनने वाला। क्या आपको इतनी बात समझ में आई? बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, PYQ क्वेश्चंस जब आप कर रहे हो तो आपको उससे बातें निकालनी है जो आपको आनी चाहिए। सबसे पहली बात, इससे क्या समझ में आया, यदि आपको साइक्लोहेक्सेन को चेयर फॉर्म में कन्वर्ट करना नहीं आता तो उसको पहले ध्यान से देखो अच्छे से। अगर वो आता है तो आप ग्रुप की स्टीरियोकेमिस्ट्री चीजें समझो कि किस तरीके से साइक्लोहेक्सेन में स्टीरियोकेमिस्ट्री का रोल होता है। अगर वो भी आता है तो फिर आपको यहाँ पर थोड़ा सा रिएजेंट के बारे में भी पता होना चाहिए। कुछ कुछ रिएजेंट ऐसे होते हैं जो स्पेसिफिकली नहीं पढ़ाए जाते हैं, जो कि रिएक्शन मैकेनिज्म टाइम करते करते आपकी आदत में आ जाते हैं और फिर वहां से थोड़ा थोड़ा अपने आप खुद ड्राइविंग फोर्स निकालनी पड़ती है और खुद उस पर वर्क करना पड़ता है। नहीं तो आप लोग क्लासिफाई करोगे ना, हमने इसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में पढ़ा, ना हमने इसको रिड्यूसिंग एजेंट में पढ़ा, अरे ये तो ऑर्गेनोमेटेलिक एजेंट भी नहीं है, मतलब फिर हमने पढ़ा तो पढ़ा कहां। कुछ कुछ ऐसे एजेंट्स होते हैं जो चलते फिरते आपको आ जाने चाहिए अगर आप कोई रिएक्शंस कर रहे हो। जैसे फॉर एग्जांपल आप PYQ सॉल्व कर रहे हो और आपको आदत नहीं है, लेकिन आप इस PYQ से समझ तो आया कि कौन कैसे किस तरीके से बिहेव करेगा, क्या सारी चीजें होंगी, ठीक है? तो बहुत सारी चीजें आपको सीखने को मिलने वाली हैं इन PYQ सेशन से, ठीक है? बताइए क्या क्वेश्चन नंबर 2 आप सभी को समझ में आ चुका है? अच्छे समझ में आ चुका होगा, तो इसको तो कन्वर्ट आप कर ही लोगे, ठीक है? आगे बढ़ा जाए, तो मैं आगे बढ़ जाता हूं। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। ये हमारा आज का थर्ड क्वेश्चन है। बताओ
कैसे करोगे? तो देखो सबसे पहले क्या बोला है, द मेजर प्रोडक्ट पी ऑफ द फॉलोइंग, डायरेक्टली आपको प्रोडक्ट पी बताना है। तो सबसे पहले आपका ध्यान पूरा का पूरा रिएजेंट की तरफ जाना चाहिए। और रिएजेंट चिल्ला चिल्ला के कह रहा है भैया मैं बर्च रिएजेंट हूं, यहां पर बर्च रिडक्शन होगा। क्या बोल रहा है? मैं बर्च रिएजेंट हूं और मेरा काम क्या है, एक तरीके से फेमस रिएक्शन है बर्च रिडक्शन, फेमस रिएक्शन है बर्च रिडक्शन। इतनी ही चीजें देखकर आपको समझ में आ जानी चाहिए। देखो अगर मैं सबस्ट्रेट को जरा ध्यान से देखूंगा तो देखो सबस्ट्रेट में खास बात क्या समझ में आ रही है ना, ये पोजीशन 0, ये अल्फा और ये बीटा। तो ये एक अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड है। यदि आपने रिएजेंट को बहुत अच्छे से पढ़ा है तो डायरेक्ट आंसर कर ले जाओगे, और मान लो फिर भी आपने रिएजेंट को अच्छे से नहीं पढ़ा है तो आपको यहाँ पर थोड़ा मैकेनिज्म वगैरह लगाओगे तो कर सकते हो तब भी। लेकिन फिर भी डायरेक्टली अगर पता हो कि जब भी अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड आता है तो डबल बॉन्ड रिड्यूस हो जाती है, सिंपल सी बात है। तो आप ऑप्शन चेक कर लो किस में डबल बॉन्ड रिड्यूस हो रही है, कोई ग्रुप का इंट्रोडक्शन नहीं होना चाहिए उसमें, बस ऑप्शन से आ जाएगा। देखो डायरेक्ट आ गया। देखो अगर आप रिएजेंट को बहुत अच्छा कर सके हो, आपको जैसे कौन कौन से टॉपिक्स थे जिस पे हम एडवांस्ड अप्रोच सीरीज चला रहे हैं, सबसे पहला रिएक्शन इंटरमीडिएट, दूसरा रिएक्शन मैकेनिज्म, तीसरा नेम रिएक्शन और चौथा रिएजेंट। इन सब में जो सबसे अच्छा होना चाहिए, सबसे बेहतरीन होना चाहिए वो रिएजेंट होना चाहिए, क्योंकि बिना रिएजेंट के बहुत डिफिकल्टी हो जाती है चीजों में, उसके बिना कुछ भी नहीं है। थोड़ा बहुत हो सकता है कि आपकी रिएक्शन मैकेनिज्म पे इतनी बेहतरीन कमांड ना हो, ये भी हो सकता है आपको सारी नेम रिएक्शन ना पता हो, लेकिन रिएजेंट तो आपको बहुत अच्छे से पता होने चाहिए। तो रिएजेंट पे आप थोड़ा सा और जोर लगाओ, थोड़ा सा इन टाइम पर और अच्छी प्रैक्टिस करो, लिख लिख के प्रैक्टिस करो, उसका एक चार्ट पेपर बनाओ, तो उससे चीजें और समझ में आएंगी। बात समझ में आ रही है क्या? अब देखो इसका मैकेनिज्म समझते हैं, क्या मैकेनिज्म हो क्या सकता है। पॉसिबल अगर मैकेनिज्म की बात करते हैं तो क्या हो सकता है, देखो आपके पास यहाँ पर क्या है, कुछ ऐसे है, यहाँ पर ऐसे ऐसे और यहाँ पर आपके पास ऐसे Me। तो सबसे पहले स्टेप में क्या होगा, आप इस डबल बॉन्ड को लेके जाओ, ठीक है, यहाँ पर लेके जाओगे, इसको यहाँ पर लेके जाओगे। जब आप ऐसे लेके जाओगे तो आपके पास यहाँ पर क्या बन जाएगा, आपके पास यहाँ पर आ जाएगा O-, यहाँ पर आ जाएगा डबल बॉन्ड, यहाँ पर Me था ही, ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा आपके पास प्लस। अब सामने देखो मेटल है, अरे मेटल दुनिया में क्या करने आया है, इलेक्ट्रॉन देने आया है भाई, सीधी सी बात है। इस बात को मतलब मुझसे मत पूछवाओ। तो क्या करेगा वो मेटल, इसको इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो ये क्या बन जाएगा, फाइनली ये कुछ ऐसा बन जाएगा इस तरीके से, बोलो। और साथ में वर्कअप करके तो हो जाएगा यार, H ले लेगा TBOS से, यहाँ पर Me आ जाएगा और यहाँ पर माइनस। अब क्या कर लेगा, ये माइनस क्या करेगा, इस H+ को छीन लेगा, ठीक है, ये माइनस इस H+ को छीन लेगा। तो आपके पास यहाँ पर क्या जाएगा, आपके पास यहाँ पर कुछ ऐसा आ जाएगा इस तरीके से, ऐसे। यहाँ पर तो H आ ही गया, यहाँ पर डबल बॉन्ड, यहाँ पर Me और यहाँ पर O-। फिर से अगले स्टेप में क्या होगा, फिर से अगले स्टेप में ये O- यहाँ से आएगा, ये डबल बॉन्ड यहाँ आएगा, यहाँ पर जैसे ही माइनस आएगा, सामने वर्कअप के लिए H है ही, तो फाइनली आपके पास यहाँ पर क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा। मतलब मैं एक तरीके से इसमें ये दिखा रहा हूं कि आखिरकार जो डबल बॉन्ड है उसका रिडक्शन कैसे हो रहा है। फिर सुनिएगा, जो डबल बॉन्ड है उसका रिडक्शन कैसे हो रहा है। लेकिन अब आज के बाद याद रखना कि जब भी आपके पास अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड होता है, फिर सुनिए, जब भी आपके पास अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड होता है तो उसमें हमेशा डबल बॉन्ड रिड्यूस हो जाती है और आपके पास कुछ ऐसा सा प्रोडक्ट आ जाता है। बोलिए, समझ में आ रहा है? एकदम मजा आ रहा होगा, बड़े तरीके से सारे कॉन्सेप्ट समझा के, हर चीज एकदम अच्छे से क्लैरिफाई करके सारी चीजें, ठीक है। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। ये क्वेश्चन है, एक बार खुद से ट्राई करो, दिमाग लगाओ खुद से, कैसे हो सकता है ये क्वेश्चन, क्या बातें इसमें होनी चाहिए जो आपको पहले से आनी चाहिए, कौन सा कॉन्सेप्ट लग रहा है, सबस्ट्रेट को देखकर कुछ समझ में आ रहा है, रिएजेंट देख के क्या क्या समझ में आ रहा है। दो है, P और Q आपको बताने हैं, ठीक है। तो और ये क्वेश्चन ज्यादा फेमस है, थोड़े से सिक्वेंशियल क्वेश्चंस गेट लेवल पे ज्यादा फेमस हैं, जहां पर कम से कम 2 स्टेप में रिएजेंट्स को पूछा जाता है अलग अलग, और रिएजेंट अच्छे लेवल के होते हैं। अगर आपको रिएजेंट की जानकारी है तो आपसे कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो नहीं होने वाला है। समझ रहे हो बात को एकदम अच्छे से? आइए स्टार्ट करते हैं। द प्रोडक्ट्स P and Q इन द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रिएक्शंस रिस्पेक्टिवली आर।
एक और बात है, अगर आपको पसंद आ रहा है और अगर आप देख रहे हो और अच्छा लग रहा है मेरी मेहनत, तो कम से कम आप कमेंट और लाइक जरूर करो और चीजों को शेयर भी करो। मैक्सिमम लोगों तक जाएंगी तो मुझे भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा और मुझे और आगे जल्दी जल्दी वीडियो बनाने का मन भी करेगा। और बहुत कुछ अभी जिंदगी में करना है, आप लोगों को भी सीखना है बहुत कुछ मुझसे, मुझे भी आप लोगों को बहुत कुछ सिखाना है। अभी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहले काम अपना अच्छा सा हो जाए, फिर देखेंगे आगे क्या कर रहे हैं। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन के साथ। द प्रोडक्ट्स P and Q इन द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रिएक्शंस रिस्पेक्टिवली आर। देखो यार, सबसे पहले मेरा ध्यान रिएजेंट पे जाना चाहिए। अगर मैं ध्यान दे रहा हूं तो मुझे यहां से समझ में आ रहा है सर ये बच रिएजेंट है, बर्ज रिडक्शन होने वाला है। और आपको पता है सामने सबस्ट्रेट ऐसा है कि दोनों ही आपके पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हैं, तो कहीं ना कहीं आपको वर्ज रिएजेंट का पता तो होना चाहिए भैया करता क्या है। अरे ये तो पता होता है कि आपके पास एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है, एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है, लेकिन इसमें तो दोनों ही इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हैं, तो दोनों ही अपने पास डबल बॉन्ड रखना चाहेंगे। और डबल बॉन्ड किस फैशन में रखते हैं कि एक कार्बन कम से कम छूटा हो दोनों के बीच में। देखो अगर मैं एक ही बात करता हूं तो यहां पर इसके पास डबल बॉन्ड नहीं है, तो ये ऑप्शन तो आप हटा ही दो। सबसे पहले इसको ही देखो यार, इसको भूल जाओ, पहले ऑप्शंस को देखते रहना है। ऑप्शन देखते रहोगे तो क्वेश्चन आसान लगने लग जाएगा। ठीक है, और ये भी पता रहेगा कि हम सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। तो बताइए इस क्वेश्चन में क्या होगा, बताओ जल्दी से सोचो। इस क्वेश्चन में देखो सर इस पे भी डबल बॉन्ड आ रहा है, इस पे भी आ रहा है, लेकिन अगर बाकी ऑप्शन को देखोगे तो ये दोनों ऑप्शन ज्यादा सही है एज कंपेयर टू बी के, क्योंकि एक कार्बन छोड़ना है यहाँ पर। ठीक है, डबल बॉन्ड दोनों पे आ रहा है, लेकिन जब आप मैकेनिज्म करोगे तो आपको ये दिखाई देगा और आपको ये दिखाई देगा। तो यहां से साफ साफ ये समझ में आ रहा है ए और बी ऑप्शन इज खलास, खत्म, इसके बारे में सोचना भी नहीं है। अब क्वेश्चन थोड़ा इजी लग गया। और जैसे केबीसी के क्वेश्चंस होते हैं ना 50% तो थोड़ा सा जान आ जाता है। जो भी वहां पर लड़ता है विनर होता है, जब वो धीमे धीमे स्टार्ट करता है अपनी सफर वो वाली चीजें, तो उसको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आता है, अच्छा अब तो 2 ही बचे हैं तो अब तो बहुत अच्छे से हो जाएगा। तो आप भी अपने आप को अरे समझने में क्या जा रहा है, केबीसी की तरह समझिए कि आप सीख रहे हैं और उसके साथ आपको इसके बाद केबीसी कौन बनेगा करोड़पति, है ना। थोड़ा सा यार लेके आओ अपने अंदर इंटरेस्ट लेके आओ। जब तक आप सब्जेक्ट के प्रति इंटरेस्ट लेके नहीं आओगे, अरे हो गया तो हो गया, नहीं हुआ तो नहीं हुआ, ऐसा एटीट्यूड हटाना है, करना ही है। अगर हमने इतनी मेहनत की है, बहुत ही सिंसियरली मेहनत की है, बहुत अच्छे से काम किया है, तो हमें करना ही है और बिल्कुल सही करना है। ये एटीट्यूड जब लेके आओगे तो मजा आ जाएगा, बहुत अलग बात होगी यार, बहुत बहुत अलग बात। इसकी बात करते हैं सी और डी में क्या होगा। देखो अब आपका ये सवाल होगा, पहला तो काम बर्ज रिएजेंट था, खत्म हो गया। ये तो दूर से ही चमक रहा होगा, ओजोनोलिसिस, मतलब ये ऐसा रिएजेंट इकलौता रिएजेंट है कि जो भीड़ में भी एकदम चमक आ जाता है कि हाँ ओजोनोलिसिस, ओजोन है तो ओजोनोलिसिस होगा। लेकिन इसको जरा ध्यान से देखो, ये कैसा ओजोनोलिसिस होगा, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस होगा। ये भी पता होना चाहिए आपको कि रिडक्टिव होते हैं या ऑक्सीडेटिव होते हैं। तो मैंने बहुत अच्छे से सिखा रखा है रिडक्टिव में क्या होता है और ऑक्सीडेटिव में क्या होता है। कंडीशन साफ साफ बता रही चिल्ला चिल्ला के भैया ऑक्सीडेटिव नहीं हूं मैं तो रिडक्टिव हूं, और अगर मैं रिडक्टिव हूं तो एसिड को कन्वर्ट नहीं करने वाली मैं एल्डिहाइड को एल्डिहाइड में ही छोड़ दूंगी। यही तो बोल रहे हैं और क्या बोल रहे हैं। तो इसमें तो क्या होता है, डबल बॉन्ड को खलाश करते हैं ऐसे, एकदम डबल बॉन्ड देखा एकदम खलाश हो गया टाइप का, इस टाइप का करते हैं। ठीक है, ऐसे ऐसे कर देना आप जब भी डबल बॉन्ड दिख जाए। ठीक है, तो बताओ ये ऑप्शन है हमारे पास। अब सवाल ये आ रहा है, जब आप देखोगे तो आपके पास ये बने हैं, बिल्कुल सही है ना। यही तो आपके पास P है, ये आपके पास P है और ये आपके पास P है। लेकिन ये कितना इक्विवेलेंट है, एक इक्विवेलेंट है। आधे एस्पायरेंट्स तो यही गलती कर देंगे, जल्दबाजी में इतनी खुशी हो जाएगी ना कि एकदम मतलब पागल होकर गलत कर दो, मतलब जो मन में आ रहा है जो ऑप्शन अच्छा यहाँ पे टिक कर दो। अरे भैया 1 इक्विवेलेंट बोला गया है। जब 1 इक्विवेलेंट बोला गया है तो इसका मतलब 2 डबल बॉन्ड है तो एक ही डबल बॉन्ड पर अटैक होगा। और आपको पता है यहाँ पर ये खुद इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो सामने इलेक्ट्रॉन रिच डबल बॉन्ड ढूंढेगा। अगर मैं OMe की बात करता हूं तो ये +M लगाएगा। अगर मैं इसकी बात करता हूं तो ये या तो +I लगाएगा, सिंपल सी बात है, इंडक्टिव ही लगा सकता और क्या इसके पास है। तो +M वाला क्या होगा, ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच होगा। और हमने पढ़ा था बहुत अच्छे से कि इलेक्ट्रॉन रिच डबल बॉन्ड पर ही अटैक होगा। तो कहने का मतलब इस पर अटैक ना होने की वजह इस पर अटैक होगा। अब आप
आप देख लो इसका डबल बॉन्ड तोड़कर क्या बनना चाहिए और इसका तोड़कर क्या बनना चाहिए। जैसे इसको मैं चेक करता हूं तो इसमें OMe बचा है, इसका मतलब C तो हो ही नहीं सकता। अटैक ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच पर होगा और इलेक्ट्रॉन रिच डबल बॉन्ड ये वाला है तो अटैक यहां पर होकर यही होगा। तो आपके पास देखो CO2Me बन रहा है और यहां पर CHO बन रहा है, तो दिस इज द करेक्ट आंसर। ये आपके पास P है और ये आपके पास Q है। अरे समझ में आया क्या? या मैं अपनी समझ से जा रहा हूँ सारी चीजें? फिर से समझो मैं क्या बता रहा हूँ। हमने क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ा, पहला स्टेप हमें बहुत अच्छे से समझ में आ गया, हमें बर्थ रिडक्शन दिख रहा था और हमने कर दिया, उसमें कोई दिक्कत नहीं थी। उसके बाद ओजोनोलिसिस वाली बात आई, लेकिन वहां पर एक इक्विवेलेंट है, यदि दो इक्विवेलेंट होते तो कहानी कुछ अलग हो जाती, या कुछ ना लिखा होता तो बात अलग होती। एक इक्विवेलेंट मेंशन किया गया है तो उस डबल बॉन्ड पर ही जाएगा। अब कभी कभी होता सर, मान लो यहां पर एक इक्विवेलेंट ना होता तो हम क्या करते? तो आपको ऑप्शन चेक करना पड़ता कि ऑप्शंस कैसे दिए हैं, तभी तो हायर लेवल पर ऑप्शंस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। बार बार मैं ये बोल रहा हूं, फिर सुन लो, हायर लेवल पर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऑप्शंस बहुत ज्यादा मैटर करते हैं। जितने भी टीचर्स जो भी पढ़ाते हैं वो कहीं ना कहीं अपने क्वेश्चंस को जो सही बता रहे होते हैं वो ऑप्शंस देखकर ही बता रहे होते हैं ज्यादातर। नहीं तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत ही पेचीदा सब्जेक्ट है। कोई बोले मुझे आता है, पूरा आता है, बिल्कुल गलत बोल रहा है, आपको बेवकूफ बना रहा है। किसी को कुछ नहीं यार, सब चीजें धीमे धीमे सीख सीख कर होती हैं। आप भी जब ज्यादा सीख जाओगे तो यार सीधी बात है, कॉन्फिडेंट एक अलग लेवल का आएगा जहां पर आप जो क्वेश्चन नहीं भी आता उसको अप्रोच करने की कोशिश करोगे। हाँ, लेकिन सब कुछ आ जाए ऐसा पॉसिबल अभी तक तो कुछ नहीं है। मुझे बता देना अगर ऐसा कहीं पॉसिबल हो रहा हो, ठीक है? कहीं नहीं पॉसिबल यार ऐसा कुछ भी कि जहां पर सबको एकदम डायरेक्ट कर लेता हो। याद करो यार, जब आपके सामने कोई नया क्वेश्चन आता है तो आप अटक जाते हो, सारे अप्रोच खत्म हो जाते हैं आपके, कोई अप्रोच सीरीज काम नहीं करने वाली वहां पर। 99% क्वेश्चंस में हाई लेवल पे अटकना पड़ता है, गेट लेवल पे, नेट लेवल पर। रीजन यही है, आपकी प्रैक्टिस बहुत कम होती है। आप कॉन्सेप्ट पढ़ने पे ज्यादा ध्यान देते हो, क्वेश्चन बहुत कम लगाते हो। जब क्वेश्चन खुद से ज्यादा लगाओगे, ये हाथ जब बार बार प्रैक्टिस करेगा तो अपने आप समझ में आएगा कि भाई ये सेंटर था पॉजिटिव, ये नेगेटिव, इसको अटैक यहाँ से करवा के सब कर रहे हैं। क्वेश्चन समझ में आया? तो इस बात को जरा ध्यान से देखो आप, ठीक है? तो OMe इलेक्ट्रॉन रिच डबल बॉन्ड है, उसी पर अटैक होगा क्योंकि ये खुद इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल टाइप का था, तो इसलिए हमने यहाँ पर ऐसी सारी बातें लगा दी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन भी जस्ट पिछले क्वेश्चन से अटैच्ड है। क्वेश्चन नंबर 15 क्वेश्चन नंबर 14 के साथ जुड़ा हुआ है। कैसे देखो, द रिएजेंट फॉर सेलेक्टिव रिडक्शन ऑफ द एल्डिहाइड ग्रुप इन Q ऑब्टेन्ड। देखो सबसे पहले Q देखो, इसमें रिएजेंट बताना है तो Q ये है, तो आपको क्या करना है? सेलेक्टिव रिडक्शन करवाना है, मतलब इसका रिडक्शन होना चाहिए और इसका रिडक्शन नहीं होना चाहिए। तो आपको उस रिएजेंट को बताना है जहां पर CHO का रिडक्शन हो जाए। फिर सुनो, उस सेलेक्टिव रिडक्शन रिएजेंट को बताना है जहां पर CHO का सेलेक्टिव रिडक्शन हो जाए लेकिन CO2Me का रिडक्शन ना हो, CO2Me का रिडक्शन ना हो। तो ऐसा कौन सा रिएजेंट हो सकता है? चलिए देखते हैं सेलेक्टिव रिडक्शन। देखो शुरू करते हैं, पहले जो हम जानते हैं उनसे शुरू करते हैं। देखो सबसे पहले मैं इसको जानता हूं, क्या आप जानते हो? क्या जल्दी से बताओ, क्या इसको जानते हो? क्या कुछ समझ में आ रहा होगा? विल्किंसंस कैटलिस्ट, अरे कुछ नहीं तो नाम तो सुना होगा। अरे चलो अब तो समझ में आ गया होगा जब मैं लिख रहा हूं, नहीं आता आप लोगों को, कुछ भी मानता हूं। तो विल्किंसन कैटलिस्ट का रिडक्शन में इस टाइप का कोई रोल नहीं है। हाँ, हाइड्रोजनेशन वगैरह उस टाइम पे जब HH की बात करते हैं वो बात अलग होती है, तो इसका तो कोई रोल है ही नहीं यहाँ पर। सेलेक्टिव रिडक्शन केस में इसको हटा दो साइड में। B और C को देख के डर लग रहा है। D, हाँ, LiLH4, ये तो बहुत ही खतरनाक होता है यार। अरे स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट से आप बोलते हो कि सेलेक्टिव रिडक्शन करवा के देखो दो जिसमें CHO को रिएक्ट करवाओ, हाँ, लेकिन एस्टर को छोड़ दो। ऐसा नहीं हो सकता ना यार, ये तो खतरनाक है। स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, इसको अपन पढ़ा करते हैं दारू का ठेकेदार। अरे है कि नहीं है? पढ़ाया था मैंने, बहुत फेमस डायलॉग हो चुका था अपने ये वाला। मतलब यहाँ पे ये भी हटा दो, तो दो ऑप्शन आपके पास चले गए, A और D। अब बात करते हैं B और C। देखो अगर मैं थोड़ा इसको देखने की कोशिश करता हूँ, थोड़ा जल्दबाजी मत करना, हल्का सा देखना, तो मुझे यहाँ पर ये जो पूरा का पूरा ग्रुप है ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप समझ में आ रहा है, ठीक है? और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो एल्यूमिनियम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा तो यहाँ से हाइड्राइड का निकलना आसान हो जाएगा, मतलब यहाँ पर इसकी रिएक्टिविटी बढ़ जाएगी। और रिएक्टिविटी बढ़ जाएगी तो सिंपल सी बात है CHO पर ही चाहते हैं हम, लेकिन वो CO2Me पर भी कर देगा। लेकिन जब इसकी बात कर रहा हूं तो यहां पर आपके पास एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है
और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करेगा, यहाँ पर इसकी रिएक्टिविटी कम कर देगा। फिर सुनिएगा, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बोरोन पर क्या कर देगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम कर देगा, सिंपल सी बात है। तो इसका हाइड्रेट का निकलना भी मुश्किल हो जाएगा तरीके से, तो रिएक्टिविटी कम कर देगा, तो यहाँ पर इसकी सेलेक्टिविटी बढ़ा देगा। ये आपने पढ़ा होगा, जिसकी रिएक्टिविटी कम उसकी सेलेक्टिविटी ज्यादा, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन में पढ़ाया था मैंने सब बातें। तो सेलेक्टिविटी बढ़ा देगा, तो सिंपल सी बात है, ये एल्डिहाइड ज्यादा रिएक्टिव होता है, उसको अटैक करवा देगा और CO2 Ame को छोड़ देगा। तो ये बातें थोड़ी पता होनी चाहिए थी। दिस इज द करेक्ट आंसर, और ये तो हो ही नहीं सकता। तो बस सिंपल सी बात है, आपको रिएजेंट ऐसा नहीं है कि जो LiLH4 पढ़ लिया वही आ जाएगा। अरे जब इसमें कोई ग्रुप लगा देंगे तो वो भी पता होना चाहिए कि क्या था और क्या नहीं था। दिस इज ऑल अबाउट दिस लेक्चर। यहाँ पर हमने और 5 क्वेश्चंस अपने बेहतरीन से देखे। उम्मीद करता हूँ आप सभी को बहुत अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। लाइक कीजिए, इसको मैक्सिमम लोगों तक शेयर कीजिए, और मैं बहुत जल्दी से आपको सारे ही लेक्चर्स जल्दी से जितना भी मैंने PYQ बोला हुआ है वो सारे करवा के दे दूंगा। इसी के साथ आप सभी लोगों को धन्यवाद।